अच्छा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मजीद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन क्वेश्चन को करने का तरीका वही होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और इस क्वेश्चन को समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया और आपको पता है कि आप इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो फिर आप वीडियो को दोबारा से पॉज कर दें और खुद सॉल्व करें। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फिर वीडियो कंटिन्यू रखें। और अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो फिर आप उसके बाद क्वेश्चन के साथ टैली कर सकते हैं। और इवन देन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपने पुराना क्वेश्चन खुद से अपने पेपर पे करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो में दौड़ लगानी है और ये वीडियो आप कहते हो कि जी अच्छा चलिए 40 मिनट की वीडियो तो मैंने 40 मिनट के अंदर ही देखनी है, तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एट 12% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। उसने मुझसे कहा है कि बताएं कि डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट में। तो एग्जामिनर मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि बताएं भाई साहब कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट में फर्क कितना आएगा अगर हम लोग प्रिंसिपल 50,000 रखें, रेट 12% रखें, टाइम 1 ईयर रखें और एन रखें 1 ईयरली के केस में। आपको पता है कि एन क्या होता है 1, और हाफ ईयरली के केस में क्या होता है एन इज इक्वल टू 2 होता है। तो एक दफा उसने कहा कि एन इज इक्वल टू 2 करके मुझे बताएं कि कितना आंसर आता है और एन इज इक्वल टू 1 करके बताएं कि कितना जो है वो आपके पास आंसर आता है। फिर इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 एन इज इक्वल टू 1, यानी कि जब ईयरली कंपाउंडिंग होगी सबसे पहले हम ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन मल्टीप्लाई बाई पावर टी मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1, राइट। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस कैलकुलेट करूँ तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है 50,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट। रेट है जी 12%, 0.12 डिवाइडेड बाय एन कितना रखना है हमने, ईयरली के केस में एन 1 रखना है, टाइम कितना है 1 ईयर है, इंटू 1 माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा 6,000, राइट। ओके, इंटरेस्ट अगर हम लोग हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस, तो हमारे पास फार्मूला वही है। मैं कहता हूँ जी 50,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.12 डिवाइडेड बाय 2, टाइम कितना है 1 साल है जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है एन के साथ, इस वक्त एन 2 है माइनस 1। तो इस केस में जो हमारे पास इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे बनेगा वो कितना बनेगा जी 6180। तो एग्जामिनर ने कहा है कि डिफरेंस बताएं अगर ईयरली और हाफ ईयरली आप पे करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये है कि हम देखें कि जी सबसे बड़ी बड़ी अमाउंट कौन सी है, हाफ ईयरली। अच्छा जी, यहाँ से मुझे एक बात पता चलती है, अगर सब कुछ सेम हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम हो, रेट भी सेम हो, ठीक है जी, और टाइम भी सेम हो, तो अगर हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करें तो हमारा आंसर ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू कि हम ईयरली कंपाउंडिंग करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आपने अब जेन में रखनी है कि अगर सब कुछ सेम रखें और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करें तो उसका आंसर ज्यादा आएगा, इंटरेस्ट का आंसर ज्यादा आएगा, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू कि हर चीज सेम रखें और ईयरली कंपाउंडिंग करें। यानी कि साल में जितनी दफा आप ज्यादा कंपाउंडिंग करेंगे आपका आंसर मजीद ज्यादा आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को फाइनल बाद में करते हैं, हम एक और काम करते हैं, हम इसी के ऊपर क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है जी, तो अगर आई क्वार्टरली कैलकुलेट करें फार्मूला वही होगा 50,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4, एंड 4 हो जाएगा, टाइम भी उतना ही है लेकिन इस दफा 4 माइनस 1। तो जरा ये कैलकुलेट करके देखिए ये आंसर कितना आएगा। आपके ख्याल में ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए? जी बिल्कुल ज्यादा आना चाहिए। तो इस केस में आपका आंसर आता है 6275.44। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आपकी कंपाउंडिंग की, जितना बड़ा एन होता जाएगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होता जाएगा, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जनाब दो रेट्स हैं, एक रेट है जी 12% कंपाउंड मंथली और एक रेट है जी 12% कंपाउंड एनुअली। तो अगर आपने बैंक में पैसे जमा कराने हैं और आपको इंटरेस्ट मिलना है तो आपको कौन सी ऑप्शन को चूज करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप उसको वो वाली ऑप्शन चूज करनी चाहिए जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। तो क्योंकि आप इस वक्त लोन किसी को दे रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन ये होगी, आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट है कि आप 12% कंपाउंड मंथली पे जाएं, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू एनुअल कंपाउंडिंग, राइट। तो हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। उसमें कहा था कि दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके दें, तो मैंने कहा है कि अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो तो आंसर आता है 6,000, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो तो आंसर आता है 6180। तो इन दोनों का डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 180, राइट। सही है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी, सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% per annum would fetch rupees 482 more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually। अच्छा, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो सम ऑफ मनी कितनी है, वो पैसे कितने हैं जो इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन उसके बारे में एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई है। उसने कहा है कि अगर हम लोग इन पैसों को हाफ ईयरली बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे एज कम्पेयर टू एनुअल बेसिस। हमने ये बात तो डिस्कस कर ली है ना पिछले सवाल में कि अगर सेम अमाउंट होगी, हर चीज़ सेम होगी और सिर्फ ईयरली बेसिस की बजाय हाफ ईयरली बेसिस पे हम जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा, राइट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी उसने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपसे कहा है कि बताएं कि वो अमाउंट कितनी है। मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर यही वाला सवाल जैसे पीछे वाला सवाल है, अगर उसमें वो हमें बता देता कि इन दोनों का डिफरेंस 180 है तो जरा ये कैलकुलेट करके दें तो हम कर सकते थे। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल हमारे पास आ जाता है। सही है जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि उसने मुझे एक इक्वेशन के बारे में बताया है कि 482 रुपीज ज्यादा बनते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस में से जब हम इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए? जी बिल्कुल 482 आना चाहिए, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन जो कि हमने इस इंफॉर्मेशन से डिराइव की है, राइट। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस में कैसे कैलकुलेट करूंगा? सम ऑफ मनी पी अननोन है, टाइम 2 years है, रेट 20% है और कंपाउंडिंग एक दफा हाफ ईयरली के केस में कंपाउंडिंग जो है वो कितनी होगी जी? 2 टाइम्स होगी। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रिंसिपल अमाउंट इज अननोन तो उसकी जगह मैं पी ही लिख देता हूँ इंटू
1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज 20%, 0.2 डिवाइडेड बाय n, इस केस में कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 2 इयर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन जाएगी, एक ये फैक्टर बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस में से माइनस करना है, फार्मूला क्या बनेगा, दिस माइनस p इंटू 1 प्लस रेट वही है 20%, लेकिन इस दफा जो कंपाउंडिंग है वो ईयरली कंपाउंडिंग है, तो n इस केस में कितना बनेगा 1, टाइम 2 इयर्स ही है और n कितना है 1 माइनस 1, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें एक ही अननोन वेरिएबल है विच इज कॉल्ड p। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो ये दोनों अंदर वाले जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन है, मैं करके बताता हूँ कि ये क्या आता है हमारे पास आंसर, राइट। जब आपके पास ये आंसर आएगा आप यहाँ से p कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप p कॉमन लेंगे आपके पास अंदर ये वैल्यूज जो है ना वो इस तरह से आ जाएंगे और इनका आंसर आ जाएगा जी। जब आप अगले स्टेप में से सॉल्व करोगे तो p विल बी इक्वल टू 482 डिवाइडेड बाय यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे, तो जरा इसको करके देखें, मुझे बताएं क्या आंसर आता है जी। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी निकलेगी 20,000, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली है, राइट, ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। An individual has purchased rupees 275,000 worth of saving certificates. The certificate expires in 25 years and a simple interest rate is computed quarterly at the rate of 3% per quarter. Interest checks are mailed to the certificate holders every 3 months, right? And the interest individual can expect to earn every 3 months. हर 3 महीने के बाद उस इंडिविजुअल को कितने पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने देखनी है। सबसे पहले सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है जी। सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो सेविंग के लिए होता है, यानी कि बैंक में आप कुछ पैसे सेविंग के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट दे देता है जिसका नाम होता है सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। तो बैकएंड पे अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ कुछ कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग है कि आपने बैंक में इतने पैसे जमा करा दिए। अच्छा, होता यह है कि बैंक आपसे सेविंग सर्टिफिकेट जब आप ले लेते हो तो उसके बाद आप उस अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते किसी खास टाइम पीरियड तक, इसलिए उसको सर्टिफिकेट कहते हैं, राइट। अच्छा, जो सेविंग सर्टिफिकेट होता है बैंक कभी कभी आपको कहता है कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो आपको फिक्स्ड रेट दूंगा, फिक्स्ड रेट आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल इस केस में उसने कहा है कि उसने 2,75,000 रुपए का एक सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है जिसके ऊपर बैंक आपको कहता है कि आपको मैं 3% पर क्वार्टर, पर ईयर नहीं है ये, पर एनम नहीं है, पर क्वार्टर आपके पास जो है ना वो फिक्स रेट है, राइट। अच्छा, अब होता यह है कि जब भी 3 महीने गुजरते हैं आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और वो इंटरेस्ट का जो चेक होता है वो आपको मेल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है, यानी कि आपको कॉरियर के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। यानी कि 2,75,000 रुपए के ऊपर जो 3% इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें कंपाउंडिंग नहीं होती है, क्योंकि हर दफा जो भी इंटरेस्ट आपका मिलता है वो उसका चेक बनता है और वो आपके घर भिजवा देते हैं, राइट। तो दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें इस लाइन से पता चला कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कंप्यूट करते हैं हम और इंटरेस्ट चेक जो है वो मेल कर देते हैं सर्टिफिकेट होल्डर्स को, यानी कि उसको प्रिंसिपल का पार्ट ही नहीं बनाते। तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सवाल ये है, उसने मुझे पूछा है कि द इंटरेस्ट एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है पी आर और टी, सही है जी। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास है 275,000, दिस इज ग्रेट। रेट कितना है जी, रेट है हमारा 3% का। सवाल यह है कि टाइम क्या होगा, हर 3 महीनों के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 महीनों का एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो टाइम कितने महीनों का आपने कैलकुलेट करना है, 3 मंथ्स का। तो जरा सोच के मुझे बताएं कि क्या मैं यहाँ पे 3 लिख दूं या मैं 3/12 लिख दूं, क्या ख्याल है। टाइम तो ईयर्स में लिखना होता है ना जी, बिल्कुल टाइम ईयर्स में लिखना होता है जब आपके पास परसेंटेज रेट भी ईयर्स में हो। अगर आपके पास रेट क्वार्टर्स में है तो टाइम भी आपको क्वार्टर्स में लिखना चाहिए। तो मंथ्स को क्वार्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 महीनों का मतलब होता है कितने क्वार्टर्स, एक क्वार्टर। तो हमने एक क्वार्टर का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिखेंगे टाइम इन क्वार्टर्स। अगर मैं आपसे कहूँ 3 क्वार्टर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 क्वार्टर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे 15 लिखेंगे। ना आप ईयर्स में लिखेंगे टाइम, ना आप मंथ्स में लिखेंगे, क्योंकि रेट हमारा क्वार्टर्स में है, तो हमारा जो टाइम है वो भी क्वार्टर्स में होगा। तो सिंपल है जनाब, आगे कैलकुलेशन 275,000 का 3% बनता है 8250, 8,250 रुपए का चेक हर 3 महीने बाद सर्टिफिकेट होल्डर को मेल कर दिया जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इस वर्डिंग से हमें पता चला है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। और दूसरी चीज, उसने मुझे रेट परसेंट पर क्वार्टर में दिया हुआ है, तो अगर रेट परसेंट पर क्वार्टर दिया हो तो फिर आपने टाइम भी क्वार्टर्स में लेना है। रेट ईयर्स में दिया होगा तो आप टाइम भी ईयर्स में लेंगे, रेट अगर क्वार्टर्स में दिया होगा तो आप टाइम भी क्वार्टर्स में करेंगे। हमने अभी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ था, वो जो बैक्टीरिया वाला सवाल था जिसमें उसने रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ था कि जी डबल हो जाती है, तो हमने कहा था वो 100% रेट है और टाइम कितना है 100% एवरी 2 आवर्स, तो उसमें टाइम पीरियड भी फिर हमने 2 आवर्स के पीरियड्स में लिया था। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन ओज ₹4,000 ड्यू इन 4 ईयर्स। एक आदमी की जिम्मेदारी है, ओज का मतलब ये है कि उसने लोन लिया हुआ है, उसने वापस करना है और वो 4 साल के बाद वापस करना है, आज वापस नहीं करना, ठीक है जी। आज से 4 साल के बाद, जब 4 साल गुजर जाएंगे तो उसने 4,000 रुपये वापस करना है। एंड एक और लोन है 3400 रुपये ड्यू इन 6 ईयर्स। His creditor has agreed for him to pay the 2 debts with a payment of ₹3,000 3 years and remaining in 8 years. If the money is worth 7% compound quarterly, what will be the amount of second payment? Right? तो क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें और समझिए कि इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। उसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने आज से 4 साल के बाद 4,000 रुपये पे करने थे, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से 6 साल के बाद 3400 रुपये पे करने। लेकिन उसके क्रेडिटर ने कहा है कि यार देखो ऐसे ना करो, मुझे पैसों की जरूरत है कि आज से 3 साल के बाद मुझे 3,000 रुपये दे देना और फिर उसके बाद जितने पैसे बच जाएं वो आज से 8 साल के बाद दे देना। तो कुछ पेमेंट्स हैं और कुछ उनकी फ्यूचर वैल्यू है,
तो इस क्वेश्चन की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा फाइनेंस के क्वेश्चंस में टाइमलाइन बनाया करें। देखें आज है जी 0, ये आप आज इस डेट पे खड़े हैं, राइट, आप आज इस डेट पे खड़े हैं और आपने आज से 4 साल के बाद कुछ पैसे पे करने हैं। आपने कितने पैसे पे करने हैं, 4000 रुपीज, राइट। और फिर आज से 6 साल के बाद आपने 3400 रुपये पे करना है। अच्छा, उसने मुझे कहा कि आप ऐसे करें कि आप ये 2 पेमेंट्स करने की बजाय तीसरे साल के अख्ताम पे मुझे एक पेमेंट कर दें, राइट, और वो पेमेंट कितने की कर दें, 3000 रुपयों की कर दें। और जो रिमेनिंग पेमेंट है आज से 8 साल के बाद यहाँ पे कुछ मजीद पेमेंट कर दीजिएगा। वो जितनी भी पेमेंट है वो हमने कैलकुलेट करनी, राइट। तो 2 पेमेंट्स हमने करनी है, 4000 की और 3400 की। तो मैं ऐसे ना कर लूँ कि इन दोनों को ऐड कर लूँ, हाँ 4000 रुपये एक देने हैं, 3400 रुपये एक देने हैं, तो मेरे पास टोटल 7400 रुपये देने हैं, जिसमें से 3000 मैं तीसरे साल के एंड पे दे दूंगा, तो मेरे पास रह जाएंगे जी 4400 रुपये, और वो मैं चौथे साल के एंड पे दे दूँ। क्या ख्याल है, क्या इस तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूँ? नहीं, इस तरह की कैलकुलेशन में एक गलती की है मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं किया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहती है कि जो पैसे आपने आज से 4 साल के बाद देने हैं, तो आज उनकी वैल्यू 4000 पे नहीं है। तो सबसे पहले मैं किसी एक डेट को कैलकुलेशन डेट रखूंगा। तो नॉर्मली मैं इसी डेट को कंपैरिजन डेट या कैलकुलेशन डेट रखता हूँ। तो मेरे पास 2 लोन है, मैं पहले जो 4000 रुपये वाला लोन है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास इन 4000 रुपयों की इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी आज की तारीख में। सही है जी। इसके बाद ये जो 3400 रुपये हैं इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मेरे पास इन 3400 रुपयों की इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास आज की तारीख में इन दोनों जो फ्यूचर के लोन्स हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, राइट। जो अमाउंट्स डिफरेंट डेट्स में हैं फ्यूचर में, उनको हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो उनको कंपेयर करने के लिए मुझे एक डेट पे लेके आना पड़ेगा उन्हें, और उस एक डेट पे लेके आने के लिए मुझे उनको डिस्काउंट करना पड़ेगा या कंपाउंड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप। तो मैंने ये 4000 और 3400 की वैल्यूज को जब आपस में ऐड किया, तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ लोन बन गई जो कि मैंने पे करनी है। अच्छा, उसमें से 3000 रुपये जो है वो मैं तीसरे साल के एंड पे करूंगा, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे पास इस डेट पे उसकी अमाउंट आ जाए। तो ये 2 लोन है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करूंगा वो 3000 रुपये जो मैंने आज से 3 साल के बाद पे करने, तो मेरे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड पेमेंट, राइट। ये वो अमाउंट होगी जो कि मैंने सेकंड पेमेंट में पे करनी है। लेकिन क्या वो मैंने आज पे करनी है? नहीं, वो अमाउंट मैंने आज नहीं पे करनी। मुझे उस अमाउंट को जो मेरे पास आएगी उसको फिर कंपाउंड करना है, 8 साल पे लेके जाना है ताकि मेरे पास वो अमाउंट आए जो मैंने पे करनी, राइट। तो इस तरह से हमारी जो टोटल कैलकुलेशन होगी इसके कुछ 4-5 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट हम 4000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम 3400 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे, 3000 रुपये हमारी पेमेंट है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट आ जाएगी जो मैंने आज से 8 साल के बाद पे करनी है। फिर उसको मैं कंपाउंड कर लूंगा और आज से 8 साल पे ले जाऊंगा। तो सवाल को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहली जो मेरी पहली कैलकुलेशन होगी वो मैंने 4000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं कहता हूँ कि जी वर्किंग नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4000 रुपीज़, पीवी ऑफ 4000 रुपीज़। तो इसको जब मैंने डिस्काउंट करना है तो मेरे पास डिस्काउंटिंग के लिए फॉर्मूला वही होता है कि जी एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर टी। इस केस में हमारे पास पी जो है वो 4000 है, सॉरी जो एस है वो 4000 है, वो फ्यूचर वैल्यू है। रेट देख लेते हैं, रेट 7% है और कंपाउंड क्वार्टरली है, राइट। तो इस केस में जो हमारे पास रेट निकलेगा वो 7% निकलेगा और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी निकलेगी 4। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि 4000 पे फ्यूचर वैल्यू है तो मैं एस के नीचे लिखूंगा 4000 रुपीज़ इज इक्वल टू पी इंटू 1 + व्हाट इज द रेट 0.07 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है, इसको कितनी देर डिस्काउंट करना है, इन 4000 रुपयों को 4 साल पे डिस्काउंट करना है, 4 साल पे पीछे लेके आना है। तो टाइम विल बी 4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय एन, 4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय एन इन दिस केस इज 4। तो यहाँ से मेरे पास जो पी निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.07 डिवाइडेड बाय 4 पावर 60, राइट। तो पी मेरे पास कितना आएगा जी, जरा कैलकुलेटर पर सॉल्व करके मुझे बताएं। 3030.46, राइट। दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 4000 जो कि आज की डेट पे है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3030.46 जी। तो दूसरा सवाल बिल्कुल उसी तरह से 3400 रुपयों को डिस्काउंट करें और 3000 रुपयों को डिस्काउंट करके यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें। वीडियो को पॉज करें, आपके पास फॉर्मूला भी है, हर चीज़ है, तो जरा पॉज करके मुझे बताएं व्हाट इज द आंसर जी। तो जनाब 3400 रुपयों को जब आप डिस्काउंट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2242.09 और 3000 रुपयों को जब आप डिस्काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 2436.17। अच्छा जी, अब ये 2 हमारे पास लोन हैं, इन दोनों को ऐड करके जब इसमें से माइनस करेंगे आपकी पहली पेमेंट, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड पेमेंट आ जाएगी। तो जरा ये करके देखें क्या आंसर आता है जी। 3030.46 प्लस 2242.09 माइनस 2436.17, राइट। तो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2836.38। 2836.38 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड पेमेंट जो कि आज से आपने 8 साल के बाद करनी है। लेकिन क्या 8 साल बाद आपने इतने पैसे पे करने हैं? नहीं, 8 साल बाद आपने जो पैसे पे करने हैं वो कंपाउंड करके आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जब आप वर्किंग 2 और 3 कर लेंगे तो उसके बाद आपकी वर्किंग नंबर 4 बनेगी। अब आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर टी, ठीक है जी। पी है जी आपके पास 2836.38, 1 + व्हाट इज द रेट 0.07 डिवाइडेड बाय 4। कितनी देर तक आपने इसे कंपाउंड करना है? 8 सालों तक, 8 साल आगे लेके जाना है। तो टाइम विल बी 8 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.07 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस आंसर और इसकी पावर 8 4 32, राइट। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 2836.38 के साथ, तो मेरा आंसर बनेगा जी 4941.57, 4941.57।
तो वो जो आपकी जो फाइनल पेमेंट होगी जो आपने 8वें साल में जाके करनी है, डेट इज इक्वल टू 4941.57, राइट। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डेट्स की पेमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए एक डेट पे लेके आए। जिस तरह से हमने कहा कि 4000 और इन 3400 को आपस में कंपेयर करने के लिए हमें एक डेट पे लेके आना पड़ेगा, तो उनको हमने डिस्काउंट कर लिया। उसमें से ये 3000 की पेमेंट माइनस की, लेकिन 3000 माइनस नहीं करना, हमें 2436 माइनस करना है, बिकॉज 2436 इज द कंपेरेबल अमाउंट। ये इक्विवेलेंट अमाउंट है उन 3000 की जो आज से 3 साल के बाद बनेंगे।